गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष चौहान आप सभी के लिए लाया हूं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन। ये चैनल बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है और इसी के पैरेलल हमारा एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट हो रहा है जो कल या परसों से एक दो दिन में हो जाएगा, जिसका नाम है फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम। इस चैनल पर आपको क्लास 11th, क्लास 12th, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के सभी सिलेबस को अच्छे अच्छे कंसेप्ट से बढ़िया करके कराया जाएगा। और जो कंटेंट आपको मिलेगा वो जो बड़े बड़े कोचिंग है दिल्ली और कोटा में, वहां पर जो मिलता है वही कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट बुक से। चैनल का नाम याद रखेंगे फिजिक्स ओशियन हिंदी मीडियम। और ये चैनल केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इस पर केवल आपको हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट बुक है आपकी, जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में आपको जो स्टडी करना है, पढ़ना है, वो केवल आवेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? आवेश के। आवेश मतलब विद्युत आवेश के, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के। फर्स्ट बुक में आपको केवल यह स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो कैसे बिहेव करता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं, और जब वो गतिमान अवस्था में होता है तो उसका बिहेव कैसे होता है। तो जो फर्स्ट बुक है, कंप्लीट फर्स्ट बुक में आपको आवेश पढ़ना है। इस पूरी यूनिट को अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व, मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेश और गतिमान आवेश, स्थिर मतलब रुके हुए आवेश, गतिमान चलते हुए आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत चुंबकत्व क्या है? विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट बुक में आपको केवल पूरा कंप्लीटली विद्युत चुंबक पढ़ना है। शुरू के जो 2 चैप्टर मिलेंगे वहां पर आवेश आपको स्थिर अवस्था में मिलने वाला है, और जो उसके बाद वाले चैप्टर मिलने वाले हैं वहां पर आवेश आपको गतिमान अवस्था में मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, हम विद्युत चुंबकत्व को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। जो पहला कैटेगरी है या पहला जो पार्ट है उसे कह देते हैं स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसे कहते हैं गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसे कहते हैं बेटे इलेक्ट्रो डायनामिक्स। यहां पर जो स्टडी करेंगे आप स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर आवेश की स्टडी करेंगे। यहां पर जो आप स्टडी करने वाले हैं वो किसी करने वाले हैं? गतिमान आवेश की। क्लियर हुआ? यहां पर जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम पढ़ेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे आप, वैद्युत विभव पढ़ेंगे आप, इसके साथ साथ आप संधारित्र पढ़ेंगे,
और इसके साथ साथ आप यहां पे पढ़ेंगे बेटे गॉस की पिरामिड। क्लियर हुआ? जो गतिक वैद्युतिकी है यहां पर आप पढ़ेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के बाद पढ़ेंगे आप यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके साथ आप यहां पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, उसके साथ आप यहां पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्सेट्रा। तो ये आपकी पूरी फर्स्ट बुक आ गई बच्चों। क्लियर? अब समझिए बेटे, तो विद्युत चुंबकत्व क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप स्थिरावेश और गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो स्थिर वैद्युतिकी है इसमें आपको शुरू में 2 चैप्टर मिलने वाले हैं। जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है वो स्थिर वैद्युतिकी पर है, मतलब पहले और दूसरे चैप्टर में आपको आवेश स्थिर मिलने वाला है। बाकी बचे हुए जो चैप्टर मिलेंगे उनमें सब में आवेश क्या करेगा बेटे? गति करेगा। नोट कीजिए। हो गया? चलिए इरेज कर देते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे आप? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? जिस टाइप से अभी आपको हमने बताया कि विद्युत चुंबकत्व क्या है, विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर आप स्थिरावेश और गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। इसी टाइप से स्थिर वैद्युतिकी में क्या करने थे? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा गतिमान वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिरावेश गुणों का अध्ययन और गतिमान वैद्युतिकी में गतिक आवेश, गतिमान आवेश के गुणों का अध्ययन। तो जो पहला चैप्टर मिलने वाला है आपको बच्चों, देखिए ध्यान से इधर, और बेटे हाथों हाथ नोट्स भी बनाते चले, ठीक है? क्योंकि आपके अपने बनाए हुए नोट्स होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है वैद्युत आवेश व क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। समझिए अब ये जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ रहे हैं किसके अंदर बेटा? स्थिर वैद्युतिकी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आप आवेश, स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पे बेटे आपको एक बात समझना है, स्थिर वैद्युतिकी क्लियर हो गई। अब यहां पर आपको एक दूसरी बात ये समझनी है कि स्थिर वैद्युतिकी में केवल आपको स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करना है। दूसरी बात, जैसे हमारा नेचर होता है, प्रकृति, आपको पता होगा नेचर जो है वो केवल 2 ही चीजों से मिलकर बना है। पहली पदार्थ, मतलब मैटर, और दूसरी विकिरण, मतलब रेडिएशन। देखिए बेटे, विकिरण की स्टडी हमें यहां नहीं करनी है, यहां हमें विकिरण की स्टडी नहीं करनी है। यहां किसकी स्टडी करनी है? पदार्थ की। पदार्थ के पास क्या है, पदार्थ कौन है, क्या प्रॉपर्टी रखता है, कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए पदार्थ के पास अपना एक आकार होता है, कोई भी ऐसी जिसके पास आकार होगा पर्टिकुलर, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ, पर्टिकुलर हो या नॉन पर्टिकुलर हो। दूसरा, इसके पास बेटे ऊर्जा होती है,
इसके पास आयतन होता है, इसके पास संवेग होता है। जो विकिरण है उसके पास तरंगदैर्घ्य होती है, विकिरण के पास कंपन होते हैं, विकिरण के पास ऊर्जा होती है, विकिरण के पास आवृत्ति होती है। विकिरण का मतलब है एक प्रकार की तरंग। पदार्थ के पास आकार है, ऊर्जा है, आयतन है, संवेग है। आकार और आयतन विकिरण के पास नहीं होता है, पर इसकी स्टडी हमें नहीं करनी है। पदार्थ के पास दो गुण होते हैं, एक होता है आवेश और दूसरा होता है द्रव्यमान। बेटा द्रव्यमान के बारे में हम 11वीं क्लास में स्टडी करेंगे, और अगर आपने 11th करके ही 12th में आए हैं तो 11th में आपने द्रव्यमान के बारे में पढ़ लिया होगा। अब यहां पर जो 12th क्लास में हमें पढ़ना है वो केवल किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। याद आपको क्या रखना है कि चाहे आवेश हो चाहे आपके पास द्रव्यमान हो, दोनों ही आंतरिक गुण हैं। और कौन से वाले? बिल्कुल लास्ट वाले, आखिरी वाले आंतरिक गुण। चाहे द्रव्यमान हो चाहे आवेश हो, दोनों ही आंतरिक गुण होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या नहीं कर सकते आप इसकी व्याख्या? तो ये बात क्लियर हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आप स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। नेचर में अगर हम जाएं तो नेचर में दो ही चीजें, नेचर दो ही चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ और विकिरण। पदार्थ के पास क्या होता है? आकार होता है, ऊर्जा होती है, आयतन होता है, संवेग होता है। विकिरण के पास क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होती है, कंपन होते हैं, ऊर्जा होती है, और बेटे आवृत्ति होती है। विकिरण के बारे में स्टडी हमें यहां नहीं करना, हमें स्टडी किसके बारे में करना है? या पदार्थ के बारे में। पदार्थ अपने पास दो प्रॉपर्टी रखता है, दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सबसे आखिरी वाली, जिनकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। कौन कौन सी? एक आवेश और एक द्रव्यमान। दोनों ही कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक, आंतरिक, आखिरी प्रॉपर्टी, जिसकी व्याख्या हम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। हो गया बेटा? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ, इसे इरेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप वैद्युत आवेश। हाँ बेटे, बार बार वैद्युत आवेश नहीं कहेंगे, बार बार हम आवेश कह देंगे। तो जब भी हम आवेश कहें समझ लीजिएगा वैद्युत आवेश के बारे में कहा जा रहा है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वैद्युत आवेश। देखिए बेटे, वैद्युत आवेश की अगर हिस्ट्री के में जाए हम, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे बेटे वैद्युत के प्रभावों को तो मनुष्य बहुत हजारों लाखों वर्षों से जानता है, पर यह कहना मुश्किल है कि इसकी खोज कब हुई। सबसे पहले एक यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, जिन्होंने क्या देखा? एक पदार्थ होता है अंबर। अंबर का मतलब क्या है बेटे? एक पदार्थ होता है, लकड़ी का जीवाश्म। जब इस लकड़ी के जीवाश्म को उन्होंने क्या करा? कपड़े पे तेजी से रगड़ा, एक कपड़ा लिया क्लॉथ, उस पर तेजी से रगड़ा, तो क्या हुआ? ये छोटे छोटे डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उन्हें अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से पता चला कि हाँ, जो लकड़ी, जो अंबर है, उसे यूनान की भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। ये के है बेटा, और बाद में इसी को इलेक्ट्रिसिटी कह दिया गया। तो यहां से हिस्ट्री है थोड़ी सी, इसके बारे में ज्यादा हम स्टडी नहीं करेंगे, ना ज्यादा हम बताएंगे नहीं, इसके बारे में ज्यादा बातें ना हो करते, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। ये नहीं कहा जा सकता कि बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जो वैद्युत के प्रभाव हैं उनके बारे में हमें लाखों और हजारों वर्षों से जानकारी थी, देखते थे, पर यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसकी खोज कब हुई। इसकी डिस्कवरी के लिए थेल्स नामक वैज्ञानिक को श्रेय दिया जाता है। थेल्स नामक दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? एक पदार्थ लिया अंबर, अंबर का मतलब लकड़ी का जीवाश्म, इसको कपड़े पे तेजी से रगड़ा तो इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की क्षमता आ गई, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा।
और एम्बर को यूरानियम है क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वहीं से इसे बाद में इलेक्ट्रिसिटी कह दिया गया। तो ये तो इसकी हिस्ट्री होगी, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जा रहे। अब समझते हैं वैद्युत आवेश है क्या। देखो बेटे, पहली बात तो वैद्युत आवेश का जो सिंबल है कैपिटल क्यू ले लीजिए या स्मॉल क्यू ले लीजिएगा। इसका जो मात्रक होता है एसआई में जो मात्रक है वो होता है कूलाम, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल सी से। इसका जो बीमा होती है वो होती है बच्चों 80। इसकी जो यूनिट है और ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, वेरी सॉरी, कैसी राशि है बच्चों, अदिश। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वैद्युत आवेश करता क्या है, देखिए जब वह आवेश स्थिर होगा तो उसका विभव अलग होगा, और जब आवेश गतिमान होगा तो उसका विभव अलग होगा। जब आवेश स्थिर होता है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिमान होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वैद्युत आवेश क्या हुआ, पदार्थ का आंतरिक गुण जिसके कारण पदार्थ क्या करेगा, वैद्युत प्रभाव को भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय प्रभाव को भी उत्पन्न करेगा। वैद्युत आवेश को दो प्रकार का माना जाता है। पहला धनात्मक आवेश, शॉर्ट में से इस टाइप से ले लेते हैं पॉजिटिव। और जैसे पता होगा आपको प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में आपने, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कण के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो बेटे यहां प्रोटॉन, और इसका आवेश क्यूपी क्या, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सी का मतलब कूलाम, और दूसरा ऋणात्मक आवेश नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यह भी पढ़ा होगा आपने Q इज इक्वल टू माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक। तो ये तो बेटे आवेश के प्रकार हो गए, आवेश किसे कहते हैं ये हो गया। अब इसके बाद आता है आवेश के मात्रक। देखो बेटे, सबसे पहले पॉइंट, एसआई सिस्टम में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, सिंबल सी। जो सीजीएस होता है, सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टैट कूलाम, और इसको या ESU भी कह देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कह देते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आपको एक बात और रिमेंबर रखनी है कि एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ ESU होते हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा मात्रक होता है EMU, मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्या रिमेंबर रखेंगे कि एक EMU में 10 कूलाम होते हैं। कितने कूलाम होते हैं, 10। इसका बेटे एक मात्रक और लिया जाता है
इसका एक मात्रक और लेते हैं। प्रैक्टिकल मात्रक जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है वो होता है एम्पियर घंटा। और याद रखेंगे आप कि 1 एम्पियर घंटे में 3600 कूलाम होते हैं। क्लियर? इसका एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, जिसे आप कहते हैं फैराडे। और 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब चीजें नोट कीजिए। समझ में आया आपको? अगर फिर भी कोई डाउट लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको पक्का दूंगा। नोट कीजिए फटाफट, रोक के नोट कर लीजिएगा। हो गया बच्चों? चलिए अब इसे रेज कर देते हैं। अब आपको दो बातें ध्यान देखिए। आपको क्या पता चला कि आवेश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो धनात्मक आवेश होता है, जो समान प्रकृति है, देखिए यहां पर आवेश 2 प्रकार का है, तो यहां पर जो आवेश आपस में बल लगाएंगे वो भी 2 प्रकार के लगाते हैं। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर 2 आवेश है, दोनों पर धनात्मक है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भेजेंगे। और अगर बेटे विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को पास लाएंगे। तो एक नोट पॉइंट बना लीजिएगा। पहला, समान प्रकृति के आवेश जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। सेकंड, विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समान प्रकृति के होंगे तो दूर भेजेंगे, विपरीत प्रकृति होंगे तो पास लाएंगे। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम। आपको 2 आंतरिक प्रॉपर्टी बताई, 2 आंतरिक गुण बताए। किसके? पदार्थ के। एक बताया द्रव्यमान और दूसरा हमने बताया, दूसरा क्या बताया बच्चों? दूसरा बताया आवेश। तो बेटे इन दोनों में अंतर क्या है समझिए आप। आवेश और द्रव्यमान में अंतर देखिए इधर। सॉरी बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बेटे, इधर आया आपका आवेश, लिख दिया हमने। हाँ, पहले इससे पहले कुछ समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इससे पहले कुछ समझ लीजिएगा। देखिए आपको पता है, यहां लिख दिया मैंने, एक टेबल बना दी छोटी सी काड़ा, यहां लिख दिया उस पर आवेश, और यहां लिख दिया आपको द्रव्यमान। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कण लीजिए, चलो कड़ी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आ गया बेटा प्रोटॉन, और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोटॉन को पी सिंबल से, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन को एन से। देखिए बेटे ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो 0, मतलब आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है बेटे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg।
तो अगर हमें ट्रांसफर करना, देखिए परमाणु के पास तीनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। तो आप इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर लीजिए, अभी मान लीजिए ऐसा, प्रोटॉन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और न्यूट्रॉन को भी मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ आवेश को ले जाएगा और अपने साथ बेटे अपने द्रव्यमान को भी तो लेके जाएगा। जब प्रोटॉन जाएगा तो वो अपने साथ आवेश को लेकर जाएगा और अपने साथ द्रव्यमान को भी लेकर जाएगा। बट अगर न्यूट्रॉन का ट्रांसफर आप कर दिए, होता नहीं है ये चीजें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफर हम नहीं करते। नॉर्मली हम आवेश, किसी वस्तु को आवेशित निरावेशित करने के लिए किसका ट्रांसफर करते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन का। बट हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, तो मान लीजिए हम न्यूट्रॉन का ट्रांसफर करा, तो जब न्यूट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा बेटे? आवेश नहीं जाएगा, द्रव्यमान चला जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर अपना कोई आवेश नहीं होता है। अब यहां पर करेंगे क्या हम? अब इस बात को समझिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आवेश जा रहा है तो द्रव्यमान जाना जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश गया तो भी द्रव्यमान गया, प्रोटॉन पे आवेश गया तो भी द्रव्यमान गया, न्यूट्रॉन पे आवेश है ही नहीं तो द्रव्यमान चला गया। इसका मतलब जब भी आवेश आएगा तो अपने साथ द्रव्यमान को लेकर आएगा। बट द्रव्यमान अगर हम ला रहे हैं, अगर हम न्यूट्रॉन को लाएं तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आएगा, आवेश नहीं आएगा। तो यहां से एक लाइन क्लियर हो गई, इसको आप याद रखेंगे बिल्कुल। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ आता है, परंतु द्रव्यमान सदैव आवेश के साथ नहीं आता है। समझ में आया आप लोगों को? आवेश जब भी आएगा, आवेश जब भी आएगा तो अपने साथ द्रव्यमान को लाएगा, पर द्रव्यमान आएगा तो जरूरी नहीं कि आवेश आए या नहीं आए। अगर भाई न्यूट्रॉन आ रहा है तो द्रव्यमान आया पर आवेश नहीं आया, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान है, आवेश है ही नहीं। क्लियर हुआ? अब समझिए बेटे, यहां एक तरफ डाल दीजिएगा आप आवेश और एक तरफ डाल दीजिएगा आप द्रव्यमान। नंबर पहला बेटे, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी। आवेश दोनों प्रकार का होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ये कैसा होता है बच्चा? सॉरी, सदैव धनात्मक। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट समझिए इसका, आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल उत्पन्न करता है। आपको बताया था, क्या बताया था कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण लगाएंगे, दूर भेजेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण लगाएंगे, पास लाएंगे। यहां आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान सदैव आकर्षण बल उत्पन्न करता है, द्रव्यमान कभी भी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न नहीं करता। आवेश दोनों प्रकार के बलों को उत्पन्न करेगा और द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार के बल को उत्पन्न करने वाला है, और उस बल को क्या कह देते हैं आप? आकर्षण बल। द्रव्यमानों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है? आकर्षण, एक दूसरे को खींचते हैं। तीसरा पॉइंट समझिए, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको रिमेंबर रखना है। वस्तु की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता, या ऐसे लिखिए, वस्तु की गति का आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं होता। छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि आवेश का मान वस्तु की गति से स्वतंत्र होता है। मतलब वस्तु गतिमान हो या ना हो, उस पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इधर आ जाइए बच्चा, द्रव्यमान पर वस्तु की गति का प्रभाव पड़ता है। सर ऐसा तो नहीं होता ना? बेटा होता है, द्रव्यमान पर वस्तु की गति का प्रभाव पड़ता है।
जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें तो इस चीज को हम इग्नोर करके चलते हैं, बट अगर हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो आप वहां पर फील करेंगे कि अगर कोई वस्तु गतिमान होगी तो उसका द्रव्यमान अलग होगा, और अगर उसी वस्तु को हम स्थिर अवस्था में ले आएंगे तो उसका द्रव्यमान अलग होगा। देखिए कैसे, एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। उसमें क्या बताया था कि जो गतिक द्रव्यमान है m इज इक्वल टू एम नोट इंटू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नोट क्या है? एम नोट है बच्चा गतिक द्रव्यमान, सॉरी वेरी सॉरी, स्थिर द्रव्यमान। वी नोट क्या है? वस्तु का वेग। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। छी गंदा हो जाता है यार, कोई नहीं। सी का जो मान होता है वो हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, इसमें आप कभी कोई चेंज नहीं करते थे, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। अब समझिए, मान लीजिए एक वस्तु आपके पास ये रही और ये गति कर रही है, कितने वेग से? वी। भाई वी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। दो देखिए, हम जो, मैं हूं, आप हूं, कोई बाइक है, कार है, गाड़ी है, तो उसे आप कितना चला सकते? 100, 150, 200, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। पर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना बेटे, छोटे से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो 50 पीसी, पीको पीएम, 50 पीको मीटर की जो कक्षा होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों घूमता है। अगर किसी कक्षा की रेडियस, त्रिज्या 50 पिकोमीटर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है वो 2 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकंड लगभग होती है। तो ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं इनका वेग बहुत ज्यादा होता है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका वेग थोड़ा कम हो, थोड़ा नहीं बहुत कम होता है उनकी कंपेयर में। तो जो बड़ी वस्तु है उन पर तो इस चीज का प्रभाव नहीं लगता, पर जो छोटे पार्टिकल हैं, छोटी चीजें हैं, उन सब पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है और वो चल रही है, वो छोटी वस्तु है और उसका जो वेग है हो सकता है किसी कंडीशन में आके अर्थ निर्वात में प्रकाश की वेग के बराबर हो जाए। कितना हो जाए? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये सारा इफेक्ट होता हमारे यहां भी। जैसे मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, तो मेरा मास अलग है, मैं मूव करूंगा तो मेरा मास थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस मास, उस चेंज को हम फील नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बेटे वो चेंज जो है वो माइनर सा है, बहुत छोटा सा है। बट जो ये छोटे पार्टिकल होते हैं जब ये गति करते हैं तो उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, हमारा वेग उतना ज्यादा नहीं हो पाता, हमारा वेग बहुत कम होता है उनकी कंपेयर में। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई छोटा पार्टिकल है और वो कितना वेग हो गया उसका? प्रकाश की चाल के बराबर हो गया। अगर उसका वेग प्रकाश की चाल के बराबर होगा तो वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸। अब मैं इसके नीचे की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। इसका मतलब 1 माइनस वी की जगह सी और सी की जगह या ऐसे लिख दो 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये भी 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। कितना आया? √1 माइनस 0, इसका मतलब सॉरी √1 माइनस 1, इसका मतलब √0, इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई इसकी? √0। एक मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल ओके। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं यहां, चलिए पहले से नोट कर लीजिए बेटे, नोट कीजिए, नोट कीजिए। समझ में आई ये बात? जो छोटे पार्टिकल हैं उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, तो ये फॉर्मूला वहां ज्यादा इफेक्टिबल है। जो बड़े पार्टिकल से आप और हम, बाइक, कार, वहां पर जो वेग है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता, तो वो जो चेंज हो रहा है मास में वो फील नहीं हो पाता। पर जो छोटे पार्टिकल है, क्वांटम लेवल पर अगर आप जाएंगे तो ये फॉर्मूला कंप्लीटली इफेक्टिबल है। ओके, नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए मैं इधर वाला रेस कर देता हूं पहले। अभी तो द्रव्यमान के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, परेशान ना हो, क्योंकि बच्चा लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लेक्चर को लंबा तो करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से बताया तो बेटे ये चीजें 15 मिनट में बता दी जाएंगी आपको सब, पर अगर अच्छे से करना है तो लेक्चर तो लंबा होगा। ठीक, कोई नहीं, मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए अब
ये जो इधर वाला पोर्शन किसका है? आवेश का, सॉरी, वेरी सॉरी, द्रव्यमान का। किसका है बच्चे? द्रव्यमान का। तो हमने क्या निकाला? हमने निकाल दिया कि 1 माइनस वी, वेरी सॉरी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना आ गया बच्चा? ये 0। अब समझो यार ये फॉर्मूला जो था वो क्या था? गतिक द्रव्यमान इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन ये, इसकी वैल्यू कितनी आई? 0। तो यहां अगर मैं 0 रखूं तो क्या 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, अगर किसी वस्तु का वेग, अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश में निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर हो गया तो उसका जो मास है वो कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। समझे? अब तो आपको याद रखना है कि गतिक वस्तु का द्रव्यमान सदैव उसकी स्थिर अवस्था के द्रव्यमान से अधिक होता है। इसलिए कहा गया है कि द्रव्यमान पर वस्तु की गतिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई वस्तु गतिमान हो गई तो उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, और अगर वो स्थिर है तो उसका द्रव्यमान कम रहेगा। चलिए, अब एक बात है कि वस्तु की गति पर आवेश, वस्तु की गति का आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझिए क्यों नहीं पड़ता? यार आपने पढ़ा होगा नाभिक की संरचना में, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कण के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कण के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, तो यार आवेश नहीं है तो इसका तो जिक्र नहीं करेंगे हम। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव आवेश है, इसीलिए नाभिक को धनावेश माना जाता है। कैसा होता है नाभिक? धनावेशित। इसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। यार इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के मोशन करता है। एक, वो कक्षा गति करता है, कक्षा गति मतलब कक्षा में घूमता रहता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परिधि भी घूमता है, और इस गति को कहते हैं चक्रण गति। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वृत्ताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, और पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष के चारों ओर भी घूमती रहती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार की गति करता है। अगर किसी, दूसरी बात ध्यान रखेंगे, नाभिक भी स्थिर नहीं होता, नाभिक भी वाइब्रेट होता रहता है, मतलब कंपन करता रहता है। याद रखेंगे, अगर किसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, किसी कक्षा की त्रिज्या कितनी हो? 50 pm हो, मतलब 50 पिकोमीटर हो, 50 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो लगभग लगभग 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होगा। सामान्य अवस्था में आपको पता है, सामान्य अवस्था में क्या होता है? नेट आवेश 0 होता है। कैसा होता है नेट आवेश? 0। सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है उसका नेट आवेश 0, जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्रोटॉन पर, ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन पर। अब समझिए, अगर मान लीजिए आवेश पर गति का प्रभाव पड़ता, आवेश पर गति का प्रभाव पड़ता, तो बेटे इलेक्ट्रॉन का आवेश चेंज होता रहता, चेंज होता रहता। तो कभी जब इलेक्ट्रॉन का आवेश परिवर्तित होता, तो परिवर्तित होने पर इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ रहा या घट रहा उससे मतलब नहीं है, पर परिवर्तित होता, तो प्रोटॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान में अंतर आ जाता। अगर अंतर आ जाता तो नेट आवेश 0 नहीं होता, और सामान्य अवस्था में जो नेट आवेश 0 होता है उसकी जो कल्पना है वो कैसी हो जाती? वो फेल हो जाती। तो याद रखेंगे, इसी रीजन से ये गति करते हैं पर इनके आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखेंगे, आवेश गतिक अवस्था से स्वतंत्र होता है और द्रव्यमान गतिक अवस्था के स्वतंत्र नहीं होता है। नोट कीजिए फटाफट। हो गया नोट? चलिए पॉज कर लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा बेटे। अब आगे देखिए, अगला जो हेडिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, उस हेडिंग में क्या है? किसी वस्तु का धनावेशित होना और ऋणावेशित होना किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, चलिए पहले तो इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए बेटे आप। आवेश आवेश का स्थानांतरण
केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में ही होता है। प्रोटॉन के रूप में नहीं। क्यों? थोड़ा राइटिंग बेटे हो सकता है थोड़ी समझ में ना आए, आपको बता दिए, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक, कुछ भी प्रॉब्लम लगती है ना आपको वीडियो में, देखिए पहली वीडियो है मेरी, हो सकता है कहीं मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं है, तो मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी। जो कमी आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं और मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। ठीक, देखिए आवेश का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, प्रोटॉन के रूप में नहीं। एक बात समझो यार, मतलब जब भी आपको आवेश को स्थानांतरित करना होगा तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेंगे, प्रोटॉन को नहीं करने के। और उसका रीजन बताते हैं है क्या। देखिए बच्चों, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर मैं इनके मास की कंपेयर करूं, कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं बेटे? रेशियो निकाल देते हैं, एमपी अपॉन एमई। तो बेटे ऊपर प्रोटॉन का द्रव्यमान, नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब यार आप इसे कैलकुलेट करके लाओगे तो ये आएगा 1835 अप्रोक्स। बुक्स में जो लिखा है वो लिखा है 1837, कोई डाउट नहीं, चल जाएगा। तो अब इसका मतलब एमपी अपॉन एमई 1837 या 35, तो एमपी इज इक्वल टू 1837 इंटू एमई। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में 1837 गुना भारी है। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में 1837 गुना भारी है। तो यार एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने के लिए मान लीजिए 1 जूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यार जो प्रोटॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में 1837 गुना भारी है। तो अगर प्रोटॉन को आप ट्रांसफर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो 1837 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यार एनर्जी ज्यादा जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन को नहीं। ये बात समझ में आई आपको? तो आप रिमेंबर रखेंगे कि क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी है, इसी कारण से आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, प्रोटॉन के रूप में नहीं। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़िए बेटे। अब अगला हेडिंग जो बता रहे हैं हम आपको, किसी वस्तु का धनावेशित या ऋणावेशित होना। किसी वस्तु, इसे नोट कर लीजिए, बता पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें। आगे देखिए बेटा हेडिंग, किसी वस्तु का धनावेशित और ऋणावेशित होना। मतलब कोई वस्तु कब धनावेशित होगी और कब ऋणावेशित होगी। अब आपको यह तो पता है कि बेटे सामान्य अवस्था में जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे के सारे उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मतलब है कि जितना उन पर धनात्मक आवेश होता है उतना ही उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। उदासीन होने का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिएगा, सामान्य अवस्था में सभी परमाणु वैद्युत रूप से कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। यार कभी कभी राइटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। सामान्य अवस्था में सभी परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। मतलब वैद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या है? वैद्युत उदासीनता का मतलब है नेट आवेश जीरो। नेट मतलब कुल, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। ये सॉरी न्यूट्रॉन नहीं बच्चा, वेरी सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
मतलब धनात्मक आवेश बराबर ऋणात्मक आवेश। अब समझिए, तो मान लीजिए आपके पास एक परमाणु है A और एक दूसरा परमाणु आपके पास है B। इस पर मान लीजिए यार 20 प्रोटॉन है और इस पर मान लीजिए बेटे 10 प्रोटॉन। कैसा है बेटे? सामान्य अवस्था में है। तो सामान्य अवस्था में जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे के सारे वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो यार ये भी तो उदासीन होंगे। अब अगर ये उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 10 ही प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वैद्युत उदासीन है ये भी और ये भी। तो इनका कुल आवेश, दोनों का कुल आवेश कितना हो गया? 0। अब क्या हुआ, हमने क्या करा यार, थोड़ा सा 2 इलेक्ट्रॉन इससे इधर ले आए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए ए से बी की तरफ। तो जब ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव जितना उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 18। इधर कितने हो गए बेटा? 12। तो यहां पर अब कुल आवेश कितना हो गया बेटे? देखो इधर समझो, पहले 20 प्रोटॉन है और 10 है, जितना P प्लस है उतना E माइनस है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान समान है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो बेटे प्लस के 2 बचेंगे, मतलब प्लस 2P। यहां क्या बचा? यहां कुल आवेश क्या हो गया? यहां हो गया 2E। भैया देखो 10 प्लस थे, 12 माइनस हो गए, तो 2 माइनस वाले बचे। इतना क्लियर हुआ? अब समझिए आप, इसमें क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कैसा आवेश आया? पॉजिटिव। इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इस पे कैसा आवेश आया? नेगेटिव। अब समझो बेटे, तो इसका मतलब अगर वस्तु पर, अगर परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम, कमी किससे हुई? सामान्य अवस्था से। अगर परमाणु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम है तो वो धनावेशित होगी, और बेटा ज्यादा है तो वो कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। अब एक बात और समझिए आप, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ए से बी पे गए तो यार अपने साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो लेके गए होंगे भाई। जब जाएंगे तो द्रव्यमान तो लेके जाएंगे। अब द्रव्यमान, इसका मतलब इधर द्रव्यमान कम हो गया और इधर द्रव्यमान बढ़ गया, तो इसका मतलब यहां द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान की कमी। और यहां क्या हो गया? द्रव्यमान की अधिकता। तो आपको क्या कंसेप्ट पकड़ के चलना है कि अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है सामान्य अवस्था से तो वस्तु धनावेशित होगी और उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। अगर वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु ऋणावेशित होगी और वस्तु क्या हो जाएगा बेटा? उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? नोट कीजिए फटाफट बच्चों। हो गया? चलिए बच्चों, तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम यही खत्म समाप्त करते हैं, और इससे अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे आवेश के प्रॉपर्टी, आवेश के गुण, जैसे आवेश की परमाणुकता क्या है, मूल आवेश क्या है, आवेश की योज्यता क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगला लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी, बड़ा हो गया। पढ़ते रहिएगा अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम्स लगे आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको पक्का दूंगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए बेटा। ओके, चलिए।